गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा था। स्पेक्ट्रम क्या होता हमने समझ लिया था, कितने तरीके के होते हैं ये भी हमने देख लिया था। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, और फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में दो तरीके के थे, एक था लाइन स्पेक्ट्रम और आपका एक था बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये सब स्पेक्ट्रम थे आपके। सभी का प्लाट तो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरह के प्लाट मिलते हैं आपको, ठीक है। आप आसानी से उन्हें देख के भी बता सकते थे कि कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और कौन सा इमिशन स्पेक्ट्रम है। आप आसानी से उसे चेक कर सकते हो, देख के भी बता सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन जब आप उसे एक्साइटेड करते हो, when an electric charge is passed through gaseous hydrogen, the H2 molecule dissociate and the energetically excited hydrogen atoms emits electromagnetic radiation of discrete frequency। जैसे कि ये वाला पोर्शन था, देखो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, आपकी बार एब्जॉर्प्शन चेक करने के बजाय पहले इसको एक्साइटेड किया गया। तो देखो एनर्जी आपको पहुँचाना है इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, चाहे जैसे आप पहुँचाओ, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, स्पार्किंग की गई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू इसको क्या किया गया, इसको एक्साइटेड कर दिया गया। और जब एक्साइटेड कर दिया गया एक बार, तो फिर से उसे क्या किया गया, रख के, क्योंकि अभी एक्साइटेड है। अब इसका हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जब वो डी एक्साइटेड होता है यानी कि लोअर एनर्जी लेवल में उसका इलेक्ट्रॉन जाता है, तो किस तरह के इमिशन शो करता है। तो यहाँ पे एक प्रिज्म लगा दिया गया और ये इसका क्या रहा, इमिशन स्पेक्ट्रम देखा गया, ठीक है। तो ये अगर हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम है तो आप देखोगे कि इसके इमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ इस तरह से लाइन्स आपको मिलेंगी दूर दूर, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है ये दूर दूर है, कुछ तो बीच बीच में ऐसे हैं जो ऑब्जर्व भी नहीं होते, आप देख नहीं पाते, कुछ ही लाइंस आपको दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। और इन लाइंस की स्टडी किया गया बाद में। इन लाइंस की जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये जो एक लाइन है, ये लाइन भी ढेर सारे पतली पतली लाइन से मिलकर बनी हुई है। ढेर सारे पतली पतली लाइन, मतलब ये पूरी एक सीरीज है लाइंस की इसके अंदर, समझ में आई बात। और यही आपको क्या प्रूव करता है कि जितने भी वो एन नंबर ऑफ सेल होते हैं 1 2 3 4 करके, उन सभी सेल से पॉसिबल है कि वो ग्राउंड स्टेट में आए या किसी एक स्टेट में आए वापस, ठीक है। तो अगर एक तरह का एनर्जी यहाँ पे जो आता है वो पूरा बैंड, एक पूरा वो मिल जाता है आपको, ठीक है, एक सीरीज मिल जाती है, एक ये लाइन नहीं, और इस लाइन के अंदर ही ये लाइन खुद ब खुद ही ढेर सारी और लाइन से मिलके बनी है। ढेर सारी का मतलब बहुत ज़्यादा लाइन से मिलके बनी हुई है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगी बात। तो ये आपका स्पेक्ट्रम था किसका, हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम है। अब इसी इमिशन स्पेक्ट्रम को और डिटेल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब समझ गए होंगे कि ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है, बल्कि क्या है, ये डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस मतलब हर तरफ, मतलब पूरे में होता, और ये डिस्क्रीट है वो भी लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये दोनों ही डिस्क्रीट के एग्जाम्पल हैं, ये आपका लाइन स्पेक्ट्रम और ये आपका बैंड स्पेक्ट्रम, ये दोनों ही डिस्क्रीट के एग्जाम्पल होते हैं, आप तो जानते ही हो इसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H2 गैस एक्साइटेड जो है उसे प्रिज्म से पास किया गया और फिर यहाँ पे इसका प्लाट लिया गया। तो यहाँ पे प्लाट में मैं सिर्फ लाइंस दिखा दिया हूँ और लाइंस को कुछ नाम रख दिया गया है। ये आपका पहले को एल बोला गया, जिसे लाइमन सीरीज़ के नाम से जानोगे, इसके अंदर जितने भी हैं, ठीक है। तो ये जो एक आपका ये लाइन है, इस लाइन के अंदर भी पूरी की पूरी ढेर सारी लाइन है, पूरी सीरीज़ भरी है, ठीक है। तो उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। और पहली बार जो है ऐसा चेक करते समय देखो, जो बाल्मर थे, एक बाल्मर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने, ठीक है। तो ये लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रेकेट एंड पीफंड, ये आपके 3 2 5, ये 5 लाइंस। देखो ये सिर्फ 5 ही नहीं है, और भी इस तरह के लाइंस होंगे, लेकिन क्योंकि अब तक इतनी ही खोज की जा चुकी है, वैसे भी इतने, देखो एक लाइन के अंदर कितनी लाइंस हैं, तो ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, तो इसको आसानी से मिल नहीं मिलता, आसानी से मतलब मिलता नहीं है ये लाइंस। और एक और बात कि इसमें से ये विजिबल नहीं है, एक ही है ये बाल्मर जो हमारा है, ये सिर्फ और सिर्फ यही विजिबल है, और बाकी ये सब विजिबल ही नहीं है। तो इन्हें सिर्फ फ्रीक्वेंसी प्लॉट मिल जाता है हमें, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। दीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज। अब इस सीरीज से में हम देखें, पहले सीरीज जो हमारी है, पहली जो सीरीज है वो आपकी है, पहले तो ये देख लो आप, ये जो मैं बना रखा हूँ यहाँ ऊपर,
यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 1 2, ये तो ये सेल हैं आपके, वो सेल बनाया हूँ मैं, इनफाइनाइट तक सेल हैं ये, ठीक है। ठीक है, तो पहला हमारा जो है इसकी बात कर रहे थे, तो इसमें देखो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ये सेल में दिखा रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आपका ग्राउंड स्टेट नहीं बल्कि फर्स्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन है, हाँ ग्राउंड स्टेट है ये, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है आपका। और इनफाइनाइट पे हम जानते हैं कौन सा स्टेट होता है, वो आयनाइज स्टेट होता है। और बीच में जितने भी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं आपके, एक्साइटेड स्टेट होते हैं, ठीक है। तो जब लाइंस जो भी देखी गई यहाँ पे देखो, मैं एक लाइन, ये आपकी एक लाइन है जिसे लाइमन एल नाम रखा गया था, और ये खुद ही कितने ढेर सारी लाइन से मिलके बनी होती है। अब ये लाइंस क्यों आ रही हैं, ये लाइंस क्यों आ रही हैं, ये बोर ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो बोर ने पहले एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि हर एक मतलब ऊपर अपर लेवल से अगर वो नीचे आता है तो एनर्जी यहाँ से इमिट करेगा और एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वो इमिट करेगा, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर चुके थे अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल पहले ही, ठीक है। लेकिन जब लाइमन ने ये पूरा चेक किया तो देखा कि ये सच में सीरीज आ रही हैं, अलग अलग इस तरह से मिल रहे हैं, और ये पार्टिकुलर आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी का मिल रहा है। समझ में आई बात। ऐसे ये आपका पहली लाइन हो गई जो ढेर सारे से बनी हुई है, ये आपकी दूसरी लाइन जो ढेर सारी बनी हुई है, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये लाइमन सीरीज इसलिए मिलती है क्योंकि कोई भी अपर लेवल से वो कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, पहले वाले में आता है, n इज इक्वल टू 1 में आता है। n इक्वल टू किसी से भी, चाहे 2 से आए, दो 2 से आए, चाहे 3 से आए, चाहे 4 से आए, चाहे 5 से आए, चाहे 6 से, चाहे 7 से, चाहे इनफाइनाइट से आए, लेकिन अगर वो फर्स्ट सेल में आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो जो भी सीरीज़ ये मिल रही है हमें, ये लाइमन सीरीज़ कहलाएगी, ठीक है, ये लाइमन सीरीज़ कहलाएगी। और यही जब क्योंकि हर एक स्टेप डिस्क्रीट मैनर में हमें मिल गया वो सारी सारी वैल्यू कि हाँ इस तरह से हो रहा है, तो वो बोर मॉडल जो था उससे क्या मिल गया, पूरी वो मिल गई कि हाँ वैलिड है ये। क्लियर होगी बात। तो पहले लाइमन दो, द फर्स्ट spectral line of hydrogen atom consists of several lines. It is observed by Lyman and named it as Lyman series, ठीक है। लाइमन ने किया था इसलिए लाइमन नाम रख दिया गया उनका। दिस रेडिएशन बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन, ये अल्ट्रावायलेट रीजन से बिलोंग करता है, यानी कि ये जो भी इमिशन होगा जब भी ग्राउंड स्टेट में आएगा हाइड्रोजन के, तो वहाँ से जो भी रेडिएशन निकलेगा वो अल्ट्रावायलेट होगा, ये ध्यान रखना, अल्ट्रावायलेट रीजन। दिस इमिशन अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स इनटू द फर्स्ट सेल, jumps into first cell from n equal to 2, n equal to 3, ये 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, मतलब उसे आना कहाँ चाहिए, कहीं से भी वो डी एक्साइटेड होने के बाद कहाँ आए, वो फर्स्ट सेल में पहुँचे, अपने फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए वापस, यानी कि वो एक्साइटेड ना रहे, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ से लाइन मिलता है वो आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलता है। और ये पूरी सीरीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों अलग अलग ये लाइन्स आ रही हैं, एक पूरी सीरीज आ रही है लाइन्स की, इसके पीछे क्या वजह है समझ में आ गया होगा। लेकिन इन पूरे के लिए अगर देखा जाए तो देखने में जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या मिलता है, हमें बस एक ही लाइन दिखती है, लेकिन जब बहुत ही स्मार्ट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब वो जाके क्या होता है, अलग अलग लाइन्स हमें दिखनी शुरू होती है, ठीक है। तो दिस इमिशन अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स इनटू फर्स्ट सेल, से ये हो गया, ठीक है। जोहान्स रिडबर्ग noted that all series of lines in hydrogen spectrum could be described by this, ये एक फार्मूला उन्होंने दिया। यहाँ से न्यू बार तो आप समझ ही रहे हो क्या, ये वेव नंबर है, 1/λ को हम लोग न्यू बार बोलते हैं, इज इक्वल टू 109,677, ये पूरा एक कांस्टेंट है, इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² सेंटीमीटर माइनस 1। देखो ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि आप इसे रटो, आपके पास फार्मूले हैं पहले से ही, अब उन्हीं फार्मूलों का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1/n1² है माइनस 1/n2² है, सेंटीमीटर माइनस 1, क्योंकि ये वेव नंबर है तो यहाँ पे यूनिट इसकी सेंटीमीटर माइनस 1 या मीटर माइनस 1। अगर इसे हम मीटर माइनस 1 में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, cm को मीटर में बदलने के लिए। तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। और जो भी ये वेव नंबर की बात है तो हमसे वेव नंबर पूछेगा या हमसे क्या पूछेगा, वो हमसे लैम्डा पूछ लेगा, तो ये 1/λ इक्वल टू वेव लेंथ, वेव नंबर है, तो लैम्डा की वैल्यू हम आसानी से इसका इन्वर्स करके निकाल लेंगे, ठीक है। रही बात इस फार्मूले की, तो ये फार्मूला जो है आपका वही पुराना फार्मूला ही है। पुराना फार्मूला क्या मतलब, हम लोगों ने एनर्जी के लिए देखा था ना, E इज इक्वल टू क्या था, E इज इक्वल टू हमारा था -13.6, और फिर क्या था, Z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही था ना।
अब अगर मैं इसे E1 नाम दे दूं, या मान लेते हैं इसे मैं EN नाम दे दूं, जनरल 1 को छोड़ के ऊपर जितने भी हैं ऊपर वाले सबके लिए मैंने n नाम रख दिया, तो EN इनमें से किसी की एनर्जी EN यहाँ पे n हो गया, और ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 हुआ। अब देखो यह है -13.6 इंटू 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी यूनिट की बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से समझ में आ गया। अगर E1 लिखूँगा मैं E1, तो E1 बराबर कितना हो जाएगा -13.6 इंटू 1/1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा, दैट मीन्स EN माइनस E1, तो कितना आएगा, EN आपका -13.6 तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, -13.6 मैंने कॉमन लिया, इसे E1 माइनस E2, E1 माइनस EN करो ताकि पॉजिटिव आ जाए वैल्यू, ठीक है। -13.6 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा 1/1² एंड प्लस, ठीक है, फिर से देखो, चलो फिर से देख लेते हैं। EN इज इक्वल टू हो गया -13.6, हाइड्रोजन है तो 1/n² कर दिया मैंने, Z² होगा ना यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 अगर मैं निकालूँ, E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -13.6 1/1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो हाइयर माइनस, वहाँ पे उल्टा बोल दिया था मैं, यहाँ पे हाइयर माइनस लोअर करो तो कितना आएगा, हाइयर कितना है हमारा, हाइयर माइनस लोअर करोगे तो चलो देखते हैं, EN माइनस E1 कितना आएगा, EN आएगा -13.6 1/n², ठीक है, और ये E1 को घटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 13.6 1/1²। देखो इसे मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ ताकि ये एक फार्मूला बन जाए। अब कामन लो -13.6 अगर मैं कामन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/1² माइनस 1/n², तो ये रहा आपका डेल्टा E, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला टर्म तो आप देख ही लिए होगे, ये वाला टर्म तो आप देख ही लिए हो, ठीक है। तो ये मिल गया हमें। अभी -13.6 जो अगर इसे हम जूल में कर लें, जूल में करोगे तो कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6, तो ये हो गया जूल में, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया जूल में। अब यहाँ पे ये आपका डेल्टा क्या है, ये डेल्टा E है, तो ये क्या हो जाएगा h/न्यू या hc/λ। अब यहाँ से देखो 1/λ अगर हम करेंगे, 1/λ इक्वल टू hc से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से फार्मूला जो आया मैं वही लिख दे रहा हूँ, 1/λ इज इक्वल टू आया 13.6 डिवाइडेड बाई hc इंटू 1/1² माइनस 1/n², और जूल में अगर करोगे तो कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹, बस ये पूरा पूरा आपका किस में आ जाएगा, ये आ गया न्यू बार। अब यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ जो आपका ये है सब एक साथ मिलके ये रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, R के नाम से, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे गिवन है आपको, ये चीज़ जो है ना ये रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। वेर, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये जनरल था आपका n1² माइनस n2 जहाँ से भी हो, ये 1 का देखो, ये रहा आपका किसके लिए, लाइमन के लिए, फॉर लाइमन सीरीज, क्योंकि कहाँ से शुरू हो रहा, 1 में आना चाहिए, कहाँ से आएगा, टॉप से आएगा, ठीक है। और ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, वो पूरी कांस्टेंट की वैल्यू जो थी वो जूल की बजाय किसमें cm सेंटीमीटर-1 में, ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट याद कर लो इससे, ठीक है। आप चाहो तो वहाँ से भी कैलकुलेट, इसको नहीं याद कर पा रहे हो तो वो पिछला फार्मूला जो याद है आपका, वहाँ से 1/λ की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वही सेम आंसर आएगा, ठीक है। और जो लेंथ हो उसे मीटर सेंटीमीटर में कर लेना, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, इसे याद रखना, ठीक है। तो ये पहला था आपका सीरीज, किससे बिलोंग किया, ये बिलोंग किया हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। इसके लिए उन्होंने जो एक दिया था लैम्डा निकालने के लिए